Start with the great name of Allah, who is most merciful and Rahman Rahim. My respected teachers and my dear class fellows, Assalamu alaikum. As you know, this is Ubaidullah Quraysh from class Metric, and my focus on my presentation is resources of Pakistan. Resources of Pakistan means पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान किन किन चीज़ों से कमाता है, क्या क्या उसे कमा के देते हैं, कौन कौन से शहर हैं या कौन से वसीले हैं जिनको वो निकाल कर पाकिस्तान की करेंसी बढ़ती है। तो मेरे इसमें टॉपिक्स कुछ मेन टॉपिक्स लिखे हैं, वो है रिसोर्सेज। फर्स्ट रिसोर्सेज, दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड है एग्रीकल्चर एंड फोर्थ है पावर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स एंड लास्ट इज मॉडरेशन इन लाइफ। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज रिसोर्सेज। वसाइल, वसीला होता है क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. Two type of resources. One is the human resources, means the capacity and capability of work for certain work. It means अगर कोई इंसान काम करता है, कोई जॉब करता है या किसी किस्म का कोई धंधा करता है तो उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और जो हर मुल्क होता है उसका जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसे मेन पावर ऑफ कंट्री कहा जाता है। और जो पाकिस्तान का मेन पावर है, मतलब मेंस पावर ऑफ पाकिस्तान एसोसिएटेड विथ different professions like or occupation like architecture, agriculture, mining or government services and so many type of paid works. मतलब ऐसे कोई काम जिनसे उसे तनख्वाह मिलती हो या वो खुद कमाता हो, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद जो है मेरा सेकंड टॉपिक है वो है रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे वसाइल होते हैं, कुदरती वसाइल जो हमें कुदरत ने दिए हो, हमारे कुदरत की तरफ से मिले हों। नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू आल्सो सब टॉपिक्स एंड आई डोंट हैव रिटन हियर ऑन द रोड, आई विल डिफाइन जस्ट। माय फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज द मिनरल ऑयल इज द नेचुरल वेल्थ ऑफ द मॉडर्न एज। मतलब हमारा जो दुनिया में पेट्रोल चल रहा है, ये हमारे माहौल में गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सबसे अहम दौलत है क्योंकि पेट्रोल आजकल बहुत महंगा है। इसी वजह से पाकिस्तान में जो पेट्रोल निकलता है वो 20% निकलता है, 20% पेट्रोल निकलता है और 80% जो रहता है वो हम बाहर से मंगाते हैं, उसको हम इम्पोर्ट ऑयल कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा सेकंड नेचुरल रिसोर्सेज है वो है हमारा नेचुरल गैस। पाकिस्तान में नेचुरल गैस भी है, पाकिस्तान प्रोवाइड्स नेचुरल गैस ऑफ इट्स 20% एंड अदर 80% रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज इम्पोर्ट। मतलब जो हमारा मुल्क है उसमें से 20% निकलती है सुई गैस और जो 80% है वो हमारे बाहर मुल्क से आती है, उसे हम इंपोर्ट करते हैं बाहर मुल्क से। और इसके बाद जो हमारा जो फर्स्ट सुई गैस निकला था वो था पाकिस्तान सुई गैस वाज डिस्कवर्ड एट सुई। इट इज़ अ प्लेस इन बलूचिस्तान इन 1952 वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम। इट इज़ कॉल्ड सुई गैस in our city. You have maybe seen the SSGC, means sweet southern gas. It comes from the sui gas. And after that my third natural resource is the salt. Salt are also in present Pakistan. Salts are the locally fine quality we find। मतलब हमारा जो मुल्क में नमक मिलता है वो भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान करता है। और जो हमारे लार्जेस्ट सॉइल रेंज है वो है खेवड़ा में, जो कि झीलम डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद मेरा नेचुरल रिसोर्सेज के और भी हैं टॉपिक्स, उसमें आता है मेरा जो फर्स्ट आएगा अभी वो है सॉइल इज़ एन अनकॉन्सिलेटेड पार्ट ऑफ अर्थ। मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे पेड़ पौधे या कोई फसल वगैरह उगे तो हम उसे सॉइल कह सकते हैं। और ये ज़मीन जो होती है ये काज होती है कुछ भी पौधों के उगने का, फसल के होने का। और उसके बाद है फॉरेस्टेज आर एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। मतलब अगर कोई मुल्क है तो उसमें अगर जंगलात हैं तो वो मुल्क मतलब डेवलप्ड हो सकता है, डेवलपिंग कर सकता है। और मेरी बुक रिसर्च जो है वो यही कहती है कि अबाउट 25% ऑफ इट्स लैंड शुड बी अंडर द फॉरेस्ट। मतलब अगर कोई मुल्क है उसकी जो जितनी एराजी है उसकी 25% अगर हम उसके जंगलात को दे दें तो वो मुल्क डेवलप कर सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिनसे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए हमारे पाकिस्तान की जो फॉरेस्ट लैंड है वो है 4.8% अंडर द फॉरेस्ट। मतलब 4.8% ही हमारा जंगलात हैं, बाकी जंगलात ख़त्म हो चुके हैं। इसकी आप वजह जानते हैं, हमारे यहाँ शहरों में जैसे आप यहीं से गए होंगे, बहुत सारे जंगलात कट चुके हैं, बागात कट चुके हैं, या जो ज़मीनें हैं तो उन पे बंगले बन चुके हैं, टाउन्स बन चुके हैं। यही वजह होती है फॉरेस्ट के कम होने के बाद। उसके बाद आता है मेरा है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्टेज के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे फॉरेस्टेज प्रोवाइड द हर्ब्स विच वी यूज इन मेडिसिन्स। और फॉरेस्टेज आर द मेन रिसोर्सेज फॉर द फायरवुड एंड दे आल्सो
एट द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। मतलब जो हमारे पौधे होते हैं वो हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं जिनसे हम हमारी दवाइयाँ बनती हैं। वो एक तो दूसरा धरती को खूबसूरत बनाते हैं और इसी के साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। जैसे हम फायर, आग जो जलती है वो हमारी इसी की फॉरेस्ट की वजह से चलती है। और इसके साथ साथ जो मेन रोल है फॉरेस्ट का वो ये है कि फॉरेस्ट जो है ना मॉडरेट द टेम्परेचर, वो दरमियाना रखते हैं। मतलब अगर हमारी गर्मी, अभी तो हमारी सर्दियाँ चल रही हैं, गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फॉरेस्ट और प्लांट से हमारे काम आ जाते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं। उसके बाद मेरा जो थर्ड टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूसेस 20% ऑफ इट्स सेल्फ सफिशिएंट। मतलब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़राती मुल्क है और ये एक ज़रात के हिसाब से काम करता है। पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चर जो है वो हमारा टू टाइप्स में डिवाइड होता है। इसमें 2 फसलें होती हैं। द क्रॉप्स दैट ग्रो इन अक्टूबर एंड नवंबर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स एंड द क्रॉप्स दैट ग्रो इन मई एंड जून आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब हमारे एग्रीकल्चर में 2 किस्म की फसलें होती है। एक होती है रबी क्रॉप और दूसरी होती है खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप उसे कहते हैं जो अक्टूबर नवंबर में उगे और खरीफ क्रॉप उसे कहते हैं जो मई और जून में उगे। तो ये जो हमारी 2 टाइप्स हैं रबी एंड खरीफ क्रॉप, दीज आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्रॉप्स। 2 crops are that cash crop and food crop. These are also divided into 2 parts, cash crop and food crop. Cash crops are those crops which are source of foreign exchange. मतलब कैश क्रॉप वो होते हैं जो जिन्हें हम बाहर एक्सपोर्ट करके बाहर के फॉरेन एक्सचेंज लें या मतलब हम उनसे पैसे लें, इसे हम कैश क्रॉप कहते हैं जिसके बदले मतलब हमें पैसे मिलें। और फूड क्रॉप्स वो हैं जो हैं हमें मतलब हम खुद भी खाएं या बाहर मुल्कों को एक्सपोर्ट करें, वो खाने के लिए हों। ठीक है, तो ये कैश क्रॉप और फूड क्रॉप भी डिवाइडेड होते हैं सम क्रॉप्स में, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो हमारा जो कैश क्रॉप है उसमें आता है, सबसे पहला आता है कॉटन। कॉटन इज़ द मेन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान प्रोड्यूसेस क्रॉप एंड द क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो, कॉटन ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो कॉल्ड द सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान जो कपास उगाता है वो एक मायना रखता है इंटरनेशनल मार्केट में। और जो पाकिस्तान का कॉटन है, कपास है, उसे सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में हमारा जो है वो है, सबसे पहला है वीट। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस वीट ड्यू टू इट्स एग्रीकल्चरल कैपेबिलिटी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है तो ये वीट उगाता है। इसमें पाकिस्तान में बहुत सारी फसलें होती है, उसमें मेन जो वीट होती है हमारी फसल वो है वीट। मतलब पाकिस्तान गंदम उगाता है और गंदम दूसरों मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है, उससे हमें बहुत से फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं जिससे हम बाहर मुल्क से दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं या उनसे कैश वापस लेते हैं। और इसके बाद मेरा जो इसके साथ थर्ड टॉपिक आता है वो है शुगर केन। शक्कर पैदा करने के लिए अहम रिसोर्स होता है। मतलब जो हमारी जो चीनी बनती है वो गन्ने से ही बनती है और इसके जो छिलके होते हैं या रेजिडियम जिसे कहते हैं, इससे हमारे कॉपीज़ के पेपर वगैरह भी बनते हैं। और उसके बाद मेरा जो फोर्थ टॉपिक है वो है पावर रिसोर्सेज। मीन्स हमारे जो शहरों में पावर्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल है या जैसे अदर पावर सोर्सेज हैं, उसे हम पावर सोर्सेज कहते हैं। इसमें भी सब टॉपिक्स हैं, वो हैं हाइड्रो पावर्स, सोलर पावर्स एंड न्यूक्लियर एटॉमिक पावर्स। हाइड्रो पावर्स आर दोज पावर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रो मीन्स वाटर। मतलब ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ये हमारे हाइड्रो प्लांट्स पर बनती है, रिवर्स पर बनती है, वहाँ पे टनल्स चलते हैं, उन्हीं की वजह से बिजली पैदा होती है और हमारे यहाँ आती है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर में हम यूरेनियम, जो कि एक बहुत बड़ा हैवी रेडियो एक्टिव है, वो यूज़ करते हैं और उसी की मदद से हम एनर्जी बनाते हैं, उससे हम एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं। और मेरा जो थर्ड सब टॉपिक है पावर रिसोर्सेज का वो है सोलर रिसोर्सेज। ऑयल गैस ऑल आर दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज ये जो होते हैं ये वापस नहीं आ सकते, हम इन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते वापस। बट जो सोलर सिस्टम है या सोलर एनर्जी, हम इसे ना तो कंज्यूम कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, ये खुद बहुत चलती रहेगी और कभी ख़त्म ना होने वाली है। इसीलिए सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है हमारे मुल्क में। सोलर एनर्जी से बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक बार आपने खर्च कर लिया तो आपका खर्च हो गया, फिर आपको लाइट मिलती रहेगी। सोलर एनर्जी से हमें बहुत सारे फ़वायद हो सकते हैं, इससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं और ये सेल्स और बैटरीज में जमा की जाती है। उसके बाद जो मेरा फिफ्थ टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स
लोग क्या कमाते हैं, हाउ दे अर्न एंड हाउ दे एक्सपेंड, मीन्स मतलब हाउ दे आर वर्किंग फॉर द कंट्री एंड देयर एक्सपेंडिचर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब एक इंसान काम करता है और वो अपने मुल्क के लिए तरक्की में काम करता है, इसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं। उसके बाद आता है सिक्स टॉपिक है मेरा प्रॉब्लम्स। आप जानते हैं हमारे सिटीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन का बढ़ जाना, या हमारे रूरल एरिया से अर्बन सिटीज़ में मतलब ट्रैवल करके आना, माइग्रेशन करना, इन सर्च ऑफ गुड जॉब्स और अमेंडमेंट्स ऑफ लाइफ। मतलब हमारे जो देहाती लोग हैं वो शहर में हिजरत करके आते हैं ताकि भाई वहाँ जाएंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे या कोई जॉब वगैरह करेंगे, उसे ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके साथ ही साथ जो है हमारा है वो सिटीज़ में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे अगर पॉपुलेशन सिटीज़ में ज़्यादा होगी तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो पेड़ कम हो गए। अगर देहाती यहाँ पे ज़्यादा आएंगे तो शहर ज़्यादा बनेंगे, शहर बड़ा होगा तो दरख्त जो है वो कम हो जाएंगे। इसी के साथ ये पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और जो हमारा जो ये क्राइम है वो भी बढ़ सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है डे बाय डे, क्योंकि अगर हमारे पास वसीले नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारे जो है मतलब काम करने का कुछ नहीं होगा तो क्राइम बढ़ सकता है इसलिए। और माई लास्ट टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ मॉडरेशन इन लाइफ। मॉडरेशन ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ लीड इन अवेलेबल थिंग्स, मतलब दरमियानी ज़िंदगी गुजारना। आपके पास जो है आप उसी में ज़िंदगी गुजारें, उसी में खुश रहें, इसे हम मॉडरेट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, मॉडरेशन इन लाइफ कह सकते हैं। देयर इज़ अ सेइंग दैट एवरीथिंग एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मतलब हर चीज़ का होना भी एक हानिकारक होता है, इसीलिए हमारे इस्लाम में दरमियानी ज़िंदगी गुजारने का कहा गया है, उस पर जोर दिया गया है। अगर एनी क्वेश्चन यू मे हैव आस्क, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन ये है कि अगर ह्यूमन है उसका रिसोर्स क्या, ह्यूमन और रिसोर्स क्या में इंटरडिपेंडेंट हैं, अगर हैं तो कैसे हैं, ये आप बता सकते हैं? जी, ह्यूमन और रिसोर्सेज आप चाहते हैं कि इनमें इंटरडिपेंडेंट मतलब उनका आपस में कुछ ताल्लुक है ना, वो यही है कि अगर हमारे पास वसाइल हम उन्हें नहीं निकालते हैं तो हमारा इसमें तो अगर नहीं निकालते तो कोई मतलब हमें नुकसान नहीं होगा, मतलब हम निकालेंगे तो हमें एक तो फ़ायदा होगा कि हमारी नेशनल डेवलपमेंट होगी और इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, मतलब हमारे जो बेरोज़गार लोग होते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो मिलेंगे तो हमारी नेशनल डेवलपमेंट में काम आएंगे, हमारी गवर्नमेंट में काम आएंगे। और इसके साथ साथ हमारी मतलब जो सहूलत के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ऑयल मिलता है वो हमें मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत महंगा है, मतलब महंगा है, और गैस जो है हमारी अपनी मिलती है सुई गैस से, तो वो मोर चीपर देना पेट्रोल पे, बिकॉज पेट्रोल हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, और जो ये हमारी गैस है वो हमारे अपने मुल्क में सुई इलाके से मिलती है, इसलिए वो सस्ती है, उसका बिल भी कम आता है, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये हमारी अपनी है। ये तो इंटरडिपेंडेंट हो गया आपका सवाल। एनी क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है कि क्या केनाल सिस्टम हमारे रिसोर्सेज में आता है, अगर आता है तो कैसे आता है? जी, हमारा कैनाल सिस्टम जो है वो हमारे नेचुरल रिसोर्स में आता है, क्योंकि हमारा जो वाटर है उसी से हमारी एग्रीकल्चर होती है। हमारा जो वाटर है ये तीन रिवर से आता है, एक है चेनाब, एक है झेलम और दूसरी है सतलज। जब इन द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट द पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एनीवन नो? टू पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब, मीन्स वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान एंड ईस्ट पंजाब इन इंडिया। ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई थी तो तब पंजाब भी दो हिस्सों में बट गया था, एक इंडिया में आ गया और एक पाकिस्तान में आ गया। इसी वजह से हमारी जो 3 नदियाँ थी वो पंजाब से गुजरती थी, जिस वजह से वो पंजाब जो इंडिया में चला गया तो हमारा पानी रुक गया था, और इसी पानी का जो मसला हो गया था दोनों मुल्कों के बीच, तो इसके लिए हमारी जो वर्ल्ड बैंक थी उन्होंने एक एग्रीमेंट बनवाया था 1960 में, जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। और उन्होंने इसमें ये बताया गया कि मतलब कुछ पॉइंट्स दी गई थी, उसमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। उसमें 3 नदियाँ उनको दी गई और 3 नदियाँ हमें दी गई। उन्हें जो नदियाँ दी गई थी वो थी रावी, ब्यास एंड सतलज, ये उनके लिए छोड़ी गई थी। और उसके बाद जो हमारी 3 नदियाँ थी वो थी चेनाब, झेलम और ब्यास, ये हमारी पाकिस्तान की थी। और इसी में एग्रीमेंट में ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान 2 बड़ी डैमें बना सकता है, जिसमें हमारी एक है मंगला डैम और दूसरी है हमारी तरबेला डैम। इसके साथ हमारी 2 और बड़ी डैमें हैं, वारसक डैम और द गादी बरोटा डैम इन पाकिस्तान। एंड उसी के अंदर हमें बताया गया था कि पाकिस्तान 5 बड़ी बैरेजेस बना सकता है और 8 कैनल्स बना सकता है। हमारे जो अभी प्रेजेंट नंबर्स हैं बैराजेस के वो है 38 और रिवर्स हैं 18, और उसके बाद जो हमारे बैरेजेस हैं मेन 4 हैं बैराजेस, जो मैंने बताया मंगला, तरबेला,
Varsak and Ghazi Barota Dam. Any else? To subscribe our channel, like, share and comment, please.